बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कथन और कारण वाले प्रश्न, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, कक्षा 10 गणित। तो इस बार से ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होंगे, आसान होंगे, क्योंकि 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो है कैसे क्वेश्चन देखिए। यह प्रश्न कथन कारण से संबंधित हैं। दिए गए विकल्प या विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू असर्शन रीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फर्स्ट है ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक तो आपको दिया होगा कथन, ठीक है, कथन जिसको कि असर्शन बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा दिया होगा कारण। तो 2 स्टेटमेंट दिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन 2 स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक, ए और आर। एक स्टेटमेंट ए है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि ये जो रीजन होगा, कारण, वो ए की सही व्याख्या कर रहा होगा। तो उस स्थिति में हम विकल्प ए को सही करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा ए व आर दोनों सही हैं। ए और आर तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा उस समय, ठीक है। दोनों ही सही भी हो सकते हैं और आर का ए से कोई लेना देना न हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि उसकी वो सही व्याख्या नहीं करता है। तब हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। यदि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है, नीचे वाला आर, ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में ऑप्शन सेकंड सही है, कि ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन होगा ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन को हम सही करेंगे। और फोर्थ होगा ए गलत है लेकिन आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यह सैंपल पेपर का है। कथन ए है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या किनको बोलते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/3, 3/4 या 5 को भी मैं 5/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या हैं, परिमेय हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनके वर्गमूल, अर्थात जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ शर्त यह होती है कि Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं में क्या आते हैं हमारे, देखिए बच्चों, जैसे वर्गमूल 2, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसके बाद वर्गमूल 10, इस प्रकार से, ठीक है। यह मेरी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। यदि दूध में दही मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, दही मिलेगा ना, या पानी में दूध मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो अपरिमेय संख्या के साथ यदि हम परिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या ही मिलती है। यह तो क्या हो गया इसका कथन। तो इसका मतलब कथन तो क्या है, सही है, ठीक है, कथन क्या है, सही है। अब हम पढ़ते हैं कारण। कारण देखिए इसने क्या दिया है, 7 धन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 7 + √3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो ये सही है, क्योंकि ये वाला भाग इसका क्या है, परिमेय है। 7 कैसी संख्या है, परिमेय, और वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो 7 धन वर्गमूल 3, यानी कि परिमेय और अपरिमेय का योग क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए भी सही है, आर भी सही है, और आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, देखिए इस सवाल में, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, इसी में 2 ऑप्शन आने हैं आपके। ठीक है, एक ऑप्शन का नाम क और एक ख देंगे, 2 नंबर के होंगे। तो ये इसका कथन है, असर्शन, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, मतलब यदि मेरे पास एक वर्ग ऐसा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला, और दूसरा वर्ग मेरे पास 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है। ठीक है, तो क्या ये समरूप है या नहीं है, देखिए इनके, पहली बात तो सभी कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। ठीक है, ये सारे कोण कितने अंश के होंगे, 90 डिग्री के। और यदि आप इनकी भुजाओं का अनुपात निकालोगे, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो संगत भुजाओं का अनुपात, पहली बात तो इनके कोण बराबर है। ठीक है, दूसरी भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो ये 4/6 होगा, यानी कि 2/3 आएगा, और ये भी कितना होगा, 4/6, ये भी 2/3 आएगा। इस वाली भुजा का अनुपात, यह वाली भुजा का अनुपात भी इतना ही आएगा, यह वाली भुजा का भी अनुपात इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी 2 वर्ग लेते हैं तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि समरूपता, 2 आकृतियों के समरूपता की कसौटी क्या है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए, और संगत कोण कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये जो कथन है वो क्या है, ये तो सत्य है। ठीक, कारण क्या है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं बोल रहा है। तो ये जो है क्या है, ये तो समरूप है ना, लेकिन क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब यदि इनके संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाएं भी बराबर, तो सर्वांगसमता की परिभाषा यह है, 2 आकृतियों को हम कब सर्वांगसम बोलेंगे, कंग्रुएंट बोलेंगे, जब उनके संगत भुजाएं भी बराबर हों और संगत कोण भी बराबर हों, अर्थात वो एक दूसरे को पूरा ढक लेते हों। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम होते कहते हैं। लेकिन ये 2 आकृतियां देखिए यहाँ पर, ये समरूप हैं, क्या ये सर्वांगसम भी हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन आर जो है ये क्या है, असत्य है। ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं, जबकि इसका उल्टा सही होता है। अभी सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होंगी ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए इसमें क्या है, कथन तो सही है लेकिन इसका कारण क्या है, गलत है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा, इसमें सही होगा। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन ए कह रहा है ये x² है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, x²। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है लेकिन है क्या है, x²। ऊपर लिख देता हूँ, x² + 4x + 5 के 2 वास्तविक शून्यक हैं, कथन यह बोल रहा है। और कारण क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। तो ये तो सही बोल रहा है, कारण तो सही है, क्योंकि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं। ठीक है,
लेकिन अब इसकी चेक करनी पड़ेगी कि दो वास्तविक शून्यक हैं। तो वास्तविक शून्यक कब होते हैं बच्चों? वास्तविक शून्यक पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं? विविक्ति कर डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला जाता है। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी है? a क्या होता है? x वर्ग का गुणक, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, b क्या है? 4 है, और c क्या है? 5 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 4 का वर्ग ऋण 4 गुणा a की मान कितना आएगा? 1 गुणा 5। तो यह आया 4 चको 16 ऋण 4 पंचे 20, 20 से कम 20, यानी कि ऋण 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0 से छोटी आ रही है। तो जब d का मान क्या होता है? d इज लेस देन 0, तब हमको कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं। वास्तविक मूल, वास्तविक शून्यक या मूल भी बोलते हैं। वास्तविक शून्यक या यहाँ पर मूल भी कह सकते हैं। शून्यक ही बाद में क्या होते हैं? जब हम समीकरण के रूप में बदलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसके बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसके तो शून्यक निकालते हैं, इसके क्या होते हैं? वही शून्यक इसके क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है, तो इसमें वास्तविक शून्यक प्राप्त नहीं होते हमको। ठीक है, तो यानी कि इसका जो कारण है वो क्या है? गलत है। सॉरी, कथन क्या है? गलत है, और कारण क्या है? सही है। तो कथन गलत है, यानी कि a गलत है और r सही है, लेकिन r सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इसको कथन या अभिकथन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि Sn, ठीक है, Sn है, Sn किसी AP के पहले n पदों का योग है, तो उसका nवां पद को हम किससे दिखाते हैं? an बराबर क्या कह रहा है? इस प्रकार दिया जाता है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये एक फॉर्मूला है आपके बुक में, आप देखेंगे। ठीक है, nवां पद निकालने का सूत्र ये भी है। यदि मुझे Sn और Sn माइनस 1 दे रखा है, तो मैं nवां पद इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या है? कथन क्या है मेरा? सही है। और कारण क्या कह रहा है? देखिए, पहले n पदों का योग Sn बराबर, पहले n पदों का योग Sn बराबर a1 प्लस a2, पहला पद धन दूसरा पद धन सो ऑन प्लस nवां पद होता है। तो ये भी क्या है? राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? a भी सही है, r भी सही है, और r क्या कर रहा है? रीजन क्या कर रहा है? क्योंकि n पदों का योग हम ऐसे निकालते हैं, ये होता है। ठीक है, तो r रीजन क्या कर रहा है? कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 क्या होगा? इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन ये दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और ऋण 2 हैं, तो द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 2 होगा। ठीक है, और कारण दिया हुआ है, यदि s शून्यकों का योग है और p शून्यकों का गुणनफल है, तो द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस sx प्लस p होता है। तो यहाँ पर क्या समझना है? देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है, ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको कि हम किससे दिखाते हैं? px से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक क्या होते हैं बच्चों? अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यदि शून्यकों का योग 3 और ऋण 2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 3। शून्यकों का योग 3 है,
और उनका गुणनफल अल्फा गुणा बीटा यानी कि अल्फा बीटा बराबर ऋण 2 है। तो मेरा जो बहुपद होता है तब उस केस में px को मैं कैसे लिख सकता हूँ? px बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा गुणा x धन शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है। यदि मुझे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो बहुपद निकालने के लिए यह फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए कितना आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3x धन अल्फा बीटा -2। तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस 3x -2। तो वही बोल रहा है, देखिए x² माइनस 3x -2। तो इसका मतलब ये कथन तो क्या है मेरा सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए कारण क्या है? यदि s शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा s है और p शून्यकों का गुणनफल है, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल p है। तो द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण sx धन p होता है। तो होगा नहीं होगा? देखिए यहाँ पर तो द्विघात बहुपद px क्या होगा मेरा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना है sx प्लस अल्फा बीटा की जगह पर क्या रख दूंगा p। तो देखो यही चीज़ है ना, यही चीज़ तो की थी हमने, इसी से निकाला था। तो इसका मतलब जो कारण दिया है वो भी क्या है सत्य है, और जो कारण है वो क्या कर रहा है, जो कथन है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यह क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका गुणनफल 3072 है, तो उनका एलसीएम 162 होगा। ये तो मेरा क्या है कथन हो गया। और कारण क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर ए गुणा बी। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो कारण तो इसका सही है। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका गुणनफल इतना है, तो उनका एलसीएम इतना होगा। तो मैं कैसे चेक करता हूँ, देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनका एचसीएफ गुणा संख्याओं का एलसीएम। यानी कि 162 को 16 से गुणा कर देता हूँ, यदि इसके बराबर आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह कथन भी क्या हो जाएगा, मेरा सत्य हो जाएगा, नहीं तो कथन असत्य होगा। तो यह हो जाएगा 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 छक 96, 97, 98, 99 का 9 हासिल 9, 16 कम 16, 16 और 9 सॉरी हाँ 16 छक 96, 96 का 16 छक 96 का 6 हासिल 9, 16 कम 16, 16 और 9 25। तो इतना आ रहा है। 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 छक 96, 97, 98, 99। सॉरी मैं ज़रा सा गुणा करने में गलती कर रहा हूँ। तो ये कितना आएगा, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 छक 96, 97, 98, 99 का 9 हासिल 9, 16 कम 16, 16 और 9 25। तो 2592 आ रहा है, जबकि ये कितना है
3072 है। तो इसका मतलब ये जो कथन है वो गलत है, लेकिन इसका जो कारण है वो क्या है, सही है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लेकिन हमारा क्या है, ए गलत आ रहा है लेकिन आर क्या है, सही है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, वो सही होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन बोल रहा है साइन और ए का गुणनफल है। ठीक है, सबसे पहले इसी को देखें। और कारण बोल रहा है जैसे जैसे मान बढ़ता है, साइन थीटा है यहाँ पर, ये साइन थीटा है, जीरो नहीं है, साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। असर्शन है साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। रीजन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ पर देखिए, जब हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ पर ये जो या साइन ए कह रहा है, साइन ए क्या है, इसका एंगल होता है बच्चों, कोण होता है। तो ये जो है साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसका कोण है तो साइन ए का मतलब साइन गुणा ए नहीं होता है। तो इसका मतलब कथन तो क्या है मेरा यहाँ पर सीधे सीधे गलत है। अब कारण देखिए, जैसे जैसे मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो इसको चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हम 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर और 90 डिग्री पर वैल्यू निकाल रखी है हमने। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, और साइन 60 की भी लिख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 1/2 से कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, यानी कि आधे से 1 में चले गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, जैसे जैसे मान बढ़ता है, ये मान बढ़ रहे हैं जैसे जैसे। ठीक है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90। तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो इसके साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए साइन 0 पर 0 था, 30 पर 1/2 हो गया। चलो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, वैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है और ये वाली बड़ी है। ठीक, ऐसे ही देख सकते हैं आप सीधे सीधे कि 0 से 1 पर जा रहा है वैल्यू। तो यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि कारण क्या है, सही है। तो लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए क्या है, गलत है, लेकिन इसका कारण जो है वो सही है। क्योंकि जैसे जैसे मान बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन क्या है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हैं तो तीसरा कोण जरूरी नहीं कि बराबर हो। ठीक है, कह क्या रहा है देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के, मानो मेरे पास दो त्रिभुज हैं, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज यह है ABC और दूसरा त्रिभुज मेरा यहाँ पर PQR है। तो यह कह रहा है कि यदि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, यानी कि यदि माना कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर है, और कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। देखो, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हैं, ठीक है, इनके संगत कोणों के बराबर है, यानी कोण A कोण P के बराबर है, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर है कोण Q। तो ये कह रहा है कि तो तीसरा कोण जरूरी नहीं कि बराबर हो। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमने समरूपता कसौटी पढ़ी है। जो समरूपता कसौटी ए समरूपता कसौटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं,
यदि दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों के, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के और दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण भी जो है, तीसरा कोण जो है इसी के बराबर होगा जरूर, ठीक है, यानी कि कोण सी तब कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तो तीसरा कोण जरूरी नहीं कि बराबर हो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कथन क्या कह रहा है, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि तीसरा कोण अवश्य ही बराबर होगा। यदि दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुजों में, तो तीसरा कोण भी उनका जरूर ही बराबर होगा, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। कारण देखिए, कारण देखते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कारण बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए कैसे, यदि माना ये कोण मेरा 80 अंश का है, ये कोण 80 अंश का है, तो ये भी 80 अंश का होगा, और ये 50 अंश का है माना, तो ये भी 50 अंश का होगा। अब ये बोल रहा है ना दो कोण तो बराबर हैं बोल रहा है, तो तीसरा कोण कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है, तो 8 5 13, यानी कि ये भी कितने अंश का होगा, 13 और 5 50 अंश का ही होगा, ठीक है। तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, देखिए 50 अंश के ही होंगे, तो क्यों, इसका कारण यह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो इसलिए कारण क्या है, कारण बिल्कुल सही है, ठीक है, कारण क्या है, सही है, यानी कि कथन गलत है और कारण क्या है, सही है। ये मेरा कथन को किससे दिखाएंगे हम, ए से, ए सही है लेकिन आर जो है वो क्या है, गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा इसमें वो सही होगा, सॉरी ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन 4, ए गलत है लेकिन आर क्या है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पीए और पीबी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, यदि कोण AOB बराबर 110 अंश है तो कोण APB बराबर 90 अंश का होगा, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक। तो एक वृत्त है, ठीक, बाह्य बिंदु से O केंद्र है इसका, दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, यानी कि एक स्पर्श रेखा मेरी यह है, एक स्पर्श रेखा यह है, यह पॉइंट मेरा P है, AB, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि कोण AOB, AOB का मतलब मैंने इसको मिला दिया यहाँ केंद्र से और इसको भी यहाँ से मिला दिया, तो यदि कोण AOB, AOB कितना हुआ, ये वाला कोण, ये 110 अंश का है बोल रहा है, तो कोण APB कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का बोल रहा है, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमने ये प्रमेय पढ़ा हुआ है, वृत्त वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। किसी वृत्त पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यह प्रमेय है, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का बनता है बच्चों, 90 डिग्री का, ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब ये वाला कोण निकालेंगे तो ये चतुर्भुज है, तो इसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश, तो कोण A धन कोण P धन कोण O धन कोण B, ऐसे लिख देता हूँ, बराबर कितना होगा, 360 अंश होगा। तो देखिए कोण A धन कोण A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, सीधे सीधे 90 प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला कोण P बराबर होगा 360 अंश, तो इनको जोड़ दो, तो 9 दूनी 18, 180, 180 में 110 जोड़ देंगे, ठीक है, 0 8 और 1 9, 290 धन कोण P बराबर
60 अंश, ठीक है, ये 290 अंश आया। तो कोण P बराबर कितना आ जाएगा 360 अंश ऋण 290 अंश। तो कोण P बराबर हो जाएगा 0, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ पर यह 70 अंश आ गया। जबकि ये कितना बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अब यह 90 डिग्री होगा बोल रहा है कोण APB, जबकि हमारा कितना आ रहा है कोण P कितने अंश का आ रहा है, कोण P मतलब ये वाला कोण, इसी को APB बोलेंगे। यही कोण क्या है मेरा, कोण APB है, ठीक है। तो ये 70 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब कारण देखो, कारण क्या बोल रहा है, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये तो सही है, क्योंकि यह प्रमेय हमने पढ़ा हुआ है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। PA किसके बराबर होगा, PA होगा, PA बराबर PB होता है हमेशा, ठीक है। तो कारण सही है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। तो A गलत है, लेकिन R क्या है, सही है। तो इसमें भी ऑप्शन 4 क्या है आपका, सही है, ठीक है। तो ऐसा है, आपके समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, देखिए कथन क्या कह रहा है, अगर एक वृत्त में वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से एक बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो कथन है, और कारण क्या है इसका, कथन यह है और कारण क्या बता रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो कारण तो सही लग रहा है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय है। अब जरा कथन की जांच करते हैं, ठीक है। तो कथन कह रहा है, अगर एक वृत्त में, एक वृत्त है देखिए, ठीक, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र से, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, माना ये त्रिज्या है वृत्त की, ये इसका केंद्र O है, ये 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और वृत्त के केंद्र से एक बिंदु की दूरी, एक बिंदु है माना इधर, ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यह हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, ये बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग किसके बराबर होता है, 5 के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि ये 3, 4, 5 क्या हैं, पाइथागोरस त्रिक हैं। तो इसका मतलब कथन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। कारण क्या बोल रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो एक कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर का वर्ग धन 3 सेंटीमीटर का वर्ग। तो कारण भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब A भी सही है, R भी सही है, और R क्या कर रहा है, A की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ऑप्शन A क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन कह रहा है, यदि 510 और 92 का एचसीएफ 2 है तो 510 और 92 का एलसीएम इतना है। कारण, क्योंकि एचसीएफ ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम बराबर ए गुणा बी। तो कारण तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, अब हमें कथन की जांच करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यदि 510 और 92 का एचसीएफ 2 है तो 510 और 92 का एलसीएम इतना होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, एचसीएफ हमें पता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम
बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा 3 2 4 6 0 कितना आता है देखिए, 2 शून्यम 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 64,920 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, इन संख्याओं को गुणा कर दें। ठीक है, 510 और 92 को, संख्याओं का गुणनफल 510 और 92 को गुणा कर दें तो कितना आएगा देखिए, यहाँ पर 0 लगा देंगे आगे से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। ठीक है, 51 को 92 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पंचे 45। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 9 5 और 1 6 4, फिर 0 लगा देंगे तो यह हो जाएगा 46920। ठीक है, तो इनको गुणा करके इतना ही आ रहा है, देख लीजिए 4, ये 64 है, ये 64920 आ रहा है, ये 46920 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हमें लगेगा डिजिट सेम है ना, लेकिन आगे पीछे हैं, देखो ये 6 यहाँ है 4, ये 46920 आ रहा है। तो इसका मतलब जो कथन है मेरा वो क्या है, बिल्कुल ही गलत है, लेकिन कारण क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो कौन सा वाला, 4th वाला ऑप्शन सही है। ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है, क्योंकि ये इतना नहीं आ रहा है, ये इतना आना चाहिए था, 0 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये 64,920 आ रहा है, ये 46,920 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आ रहे। एलसीएफ गुणा एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए कथन क्या है, गलत है, लेकिन कारण क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन है संख्या 5 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब हुआ 5 की घात n का मतलब 5 की घात n के यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो मिति में 5 की घात 1 निकालूंगा तो 5 आएगा, 5 की घात 2 निकालूंगा तो 5 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, 25। यदि 5 की घात 3 निकालूंगा तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंचे 625, सॉरी 5 25 पंचे 125। 5 की घात 4 निकालूंगा तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 5 25, तो 25 का वर्ग कितना हुआ, 625। ठीक है, बस देखो आप यहीं पर चेक कर लो, जैसे मैं इसको 1 2 3 4 करके निकाल रहा हूं तो 5 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखो किसी में भी इकाई का अंक जो है 0 नहीं आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो आगे को भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब जो कथन है मेरा वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ गई बात ये। 5 की घात n यानी कि 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, 5 की घात 6 आप निकालते जाओगे तो वो कभी भी उसमें 0 पर समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा कहाँ पर समाप्त हो रहा है, 5 पर। देखिए हमेशा 5 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए कथन क्या है, सही है। अब इसके पीछे जो कारण है, तर्क भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, एक्चुअली में कारण है। ठीक है, एक संख्या 0 पर समाप्त होती है यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो। देख लो, यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होंगे, देखिए जरा सा,
यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होंगे तो 2 पंचे 10, तो 0 बन जाएगा ना, तो 0 पर समाप्त होगी वो संख्या। तो इसका मतलब तर्क भी क्या है इसका, सही है। देखो 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 2 और 5 है, तो इसका मतलब क्या है 10 से गुणा हो रहा है ना, तो जब 10 से गुणा होगा तो अवश्य ही 0 पर क्या होगा, वो संख्या समाप्त होगी। ठीक है, इनकी अर्थात उसका इकाई का अंक 0 होगा। इसलिए कथन भी सही है, तर्क भी सही है, और तर्क जो है वो कथन की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर यदि 2 भी होता तब ये 0 पर समाप्त होती। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, देखिए असर्शन कथन ये है, बिंदु 0, 4 y एक्स में स्थित है। द पॉइंट 04 लाइज ऑन y एक्सिस। कारण रीजन क्या है, y एक्स पर एक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। तो सबसे पहले तो हम कथन की जांच करते हैं कि बिंदु 0, 4 y एक्स में स्थित है। तो देखिए y एक्स का मतलब होता है ये मेरा ये x एक्स है, ये y एक्स है, ये मेरा मूल बिंदु होता है 0। ठीक है, तो 0, 4 कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4 इस तरफ ऋण के होते हैं। ठीक है, तो y, y डैश, x, x डैश, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 0, 4 कहाँ पर होगा बच्चों, इस बिंदु के यदि मैं निर्देशांक लिखना चाहूँ तो इसका x निर्देशांक क्या होगा 0 और y निर्देशांक क्या होगा 4। ठीक है, अर्थात ये जो 0, 4 है कहाँ पर है मेरा, इसको y एक्स बोलते हैं। तो 0, 4 y एक्स में स्थित है, तो कथन क्या है मेरा, सही है। और कारण क्या है, y एक्स पर एक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो y एक्स में कहीं पर भी आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक लोगे, इसके निर्देशांक लेंगे तो 0, 3 लिखेंगे, इसके निर्देशांक लेंगे 0, 2, इसके 0, 1। ठीक है, इसके लेंगे तो ये ऋण 1, ऋण 2 ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1, 0, सॉरी 0, ऋण 1। तो पहले एक्स वाई रूप में लिखा जाता है, तो x निर्देशांक 0 होता है y एक्स पर। ठीक है, तो 0 y रूप का होगा। y एक्स में अगर कोई भी बिंदु होगा वो 0 y रूप का होगा, अर्थात उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो कारण भी बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ कारण क्या कर रहा है, कारण क्या कर रहा है, कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन 1 ए एंड आर, ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, कथन क्या कह रहा है, अभिकथन, इसको अभिकथन भी कहते हैं। यदि कॉस ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 है तो साइन वर्ग ए धन साइन 4a बराबर 1 होगा। तर्क दे रहा है साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। तो देखिए तर्क तो सही है इसका, ठीक है, क्योंकि यह सूत्र है, सर्वसमीका है गणित की। त्रिकोणमिति में साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। अब यहाँ पर देखते हैं जरा सा कि कथन सही है या नहीं है। कॉस ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 है तो साइन वर्ग ए धन साइन 4a बराबर 1 है या नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सर्वसमीका क्या है हमारी, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस ए धन कॉस वर्ग ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। तो यहाँ से हम कॉस ए का मान निकाल लेते हैं।
कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग ए, इसको उधरकित पक्ष में ले जाएंगे। अब ये मेरी ये सर्व समीका होती है, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, समीकरण 1 में कॉस ए का मान रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ना ये पूरा साइन में निकालना है। देखिए ये किस में है, पूरा साइन में है। ठीक है, यहाँ कॉस नहीं है, तो इसलिए साइन वर्ग ए तो है ही। अब कॉस वर्ग ए का मान, कॉस ए का मान यहाँ रखेंगे तब निकालेंगे। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या करेंगे, कॉस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन वर्ग ए धन कॉस ए का मान कितना है, 1 ऋण कॉस वर्ग ए लिख देंगे, 1 ऋण कॉस वर्ग ए। ठीक है, अब कॉस वर्ग ए है, कॉस वर्ग ए का मतलब हुआ कॉस ए का वर्ग। तो हमने किसकी वैल्यू रखी है, कॉस ए की वैल्यू है, यानी कि इसका भी क्या है, वर्ग है, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितनी आती है ये चेक करते हैं। ठीक है, बराबर 1। तो ये मेरे को ये इक्वेशन मिलती है नहीं मिलती है, ये देखना है मुझे। तो ये हो जाएगा साइन वर्ग ए धन 1 ऋण कॉस वर्ग ए कितना होता है, अब यहीं से निकालें हम, 1 ऋण कॉस वर्ग ए, क्योंकि साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है। तो यदि मैं कॉस वर्ग ए को उधर ले जाऊं तो साइन वर्ग ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऋण कॉस वर्ग ए, यानी कि 1 ऋण कॉस वर्ग ए को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन वर्ग ए लिख सकता हूं। तो 1 ऋण कॉस वर्ग ए की वैल्यू क्या होगी, साइन वर्ग ए पूरे का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, देखिए साइन वर्ग ए धन, देखो इसका भी वर्ग है, साइन वर्ग ए, इसका मतलब हुआ साइन ए का वर्ग और इसका भी वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन ए की घात कितनी होगी बच्चों, 4 बराबर 1। तो साइन ए की घात 4 है, तो इसी को ही हम क्या लिखते हैं, साइन वर्ग ए धन घात को कैसे कहाँ लिखा जाता है, साइन और ए के बीच में ऊपर, साइन 4a बराबर 1। देखो ये चीज़ आई नहीं आई, तो जो चीज़ इसने दे रखी है यदि ये चीज़ सही है तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा कथन क्या है, सही है। और लॉजिक मैंने किससे निकाला, ये चीज़ इसी से निकाली, साइन वर्ग ए धन कॉस वर्ग ए बराबर 1। तो इसका मतलब ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, और आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आशा आपके समझ में क्वेश्चन आए होंगे कुछ।